खंड 2 अध्याय 66। अपना काम खत्म करने के बाद कांग झेंग झेंग यांग ट्रेडिंग से बाहर निकल गया। जू निंग ने उसका पीछा करते हुए दरवाजे तक कहा, वकील कांग, 1 मिनट रुको। खांग चीन्ह ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। क्या बात है, मिस टिएट? टिएट निन्ह दौड़कर उसके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, क्या लू शी मियाँ खुद आपके पास आया था या यह डिंग मी था जिसने उसका परिचय कराया था? खांग चीन्ह को उम्मीद नहीं थी कि वह यह सवाल पूछेगी। वह मुस्कुराया, इस मामले का मिस टिएट से कोई लेना देना नहीं लगता और मुझे भी नहीं पता। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह चला गया। टिएट निन्ह ने भौहें सिकोड़ी और कार को लुढ़कते हुए देखा, फिर कंपनी में वापस आ गया। महाप्रबंधक के कार्यालय का दरवाजा खोला। टिएट चान वहां नहीं था। चेयरमैन के कार्यालय में टिएट चान ने त्रुओंग खोई जुयेन को देखा, भौहें सिकोड़ी और कहा, आप क्यों कहते हैं कि कोई समस्या नहीं है? अब क्या? खोंगडो पक्ष क्या कहता है? झांग किक्सुआन बहुत परेशान था, कमरे में आगे पीछे घूम रहा था, भौहें सिकोड़े हुए जू जेन को देख रहा था। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? दूसरे पक्ष ने कहा कि ठीक है, वे समस्या का पता नहीं लगा सकते, मुकदमा करना बेकार है, उन्हें मुकदमा करने दीजिए। टिएट चान ने आह भरी, अगर उन्हें पता नहीं चला तो अच्छा है, लेकिन अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो? उसने आगे बात नहीं की। ट्रुओंग खोई जुएन ने उसे घूर कर देखा और चाबी उठाई। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम कंपनी का ख्याल रखना। टिएट चान वापस ऑफिस आया और देखा कि टिएट निन्ह उसकी कुर्सी पर बैठा है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या? टिएट निन्ह खड़े हुए, पिताजी, क्या लूक थी मियाँ ने दिन्ह मत के कारण खांग चीन्ह को आमंत्रित किया था? टिएट चान को भी यह चतुराईपूर्ण लगा, लेकिन अभी उसका ध्यान उस जगह पर नहीं था। कंपनी में बहुत सी चीजें थीं। उसकी आवाज अधीर लग रही थी। आप इसके बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? लोग हमारी कंपनी पर मुकदमा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी ने मुझसे कहा, अगर तुम दीन मैट से मिलो तो उससे दूर रहो। ल्यूक थोई मियाँ के बारे में सोचते हुए, यह व्यक्ति युवा था, लेकिन स्पष्ट रूप से उससे निपटना आसान नहीं था। उसके आसपास के लोगों को भी मत छुओ। ल्यूक थोई मियाँ के साथ जो कुछ भी होता है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जल्दी से काम पर जाओ। पिताजी को यह मत सुनने दो कि दूसरे लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। जू निंग एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसका दिल और भी घबरा गया। उसका दम घुट गया और वह कमरे से बाहर चली गई। डिंग मी पूरी रात करवटें बदलती रही। अगले दिन उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सौभाग्य से इसका उसकी आवाज पर कोई असर नहीं पड़ा। मौसम ठंडा होता जा रहा था। फिल्म क्रू का अस्थायी फिल्मांकन सेट उपनगरों में स्थापित किया गया था। जगह सुनसान थी, हवा ठंडी थी। डिंग मी एक लंबा काला फर कोट पहने हुए थी और किनारे पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में चीनी दवा का एक बैग था जिसे अभी अभी गर्म किया गया था। एक जिज्ञासु लड़की थी। डिंग मी, तुम इसे हर दिन क्यों पीती हो? दिन्ह मट मुस्कुराए, पूर्वी चिकित्सा मासिक धर्म में ऐंठन का इलाज करती है। लड़की ने दिलचस्पी दिखाई, क्या यह काम करता है? मुझे भी मासिक धर्म में ऐंठन होती है। आप किस अस्पताल गए थे? लड़की और दिन्ह मत दोनों ही गियांग चाउ से थे। दिन्ह मत ने उसे अस्पताल का पता और डॉक्टर का नाम बताया, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कारगर है या नहीं। मैं इसे सिर्फ 1 हफ्ते से ले रहा हूँ। उसकी दवा का सिर्फ 1 दिन बचा था और उसे परसों चेकअप के लिए वापस जाना था। उसे नहीं पता था कि वह समय पर वापस आ पाएगी या नहीं। लड़की मुस्कुराई और उसके करीब आ गई। मैंने सुना है कि मासिक धर्म में ऐंठन सेक्स न करने की वजह से होती है। ऐसे पुरुष भी हैं जिन्हें कोई दर्द नहीं होता। दिन्ह मट स्तब्ध थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने सालों में उसका दर्द इतना गंभीर था क्योंकि उसने
यौन गतिविधि नहीं की थी। लड़की ने दीनहमत को आंख मारी। दीनहमत ने ल्यूक थोई मियां के बारे में सोचा। उसका चेहरा लाल था, लेकिन वह और ल्यूक थोई मियां। कल उसने पूरी रात इसके बारे में सोचा। शायद वह कुछ कहना चाहती थी। ल्यूक थोई मियां शायद यह सुनना न चाहे। जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा परवाह थी वह शायद बुई दीज थी। डिंग मी, फिल्मांकन शुरू करो। वॉयस डायरेक्टर ने उसे बुलाया। डिंगमी ने जल्दी से दवा का थैला खत्म किया, थैले को कूड़ेदान में फेंक दिया और भाग गई। आज फिल्मांकन बहुत आसानी से हुआ। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह कल फिल्मांकन खत्म कर सकती है और परसों वापस आ सकती है। उस रात डिंगमी ने लू शी मियां को फोन किया। ल्यूक थोई मियां अभी अभी कंपनी से घर लौटे थे। बाहर बारिश हो रही थी। जब वे कार से बाहर निकले तो उनके पास छाता नहीं था, इसलिए वे थोड़े भीग गए। फैटी क्वेट दरवाजे के ठीक बीच में लेटा हुआ था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और लगभग उस पर पैर रख दिया। ल्यूक थोई मियां ने बिल्ली को रास्ते से हटा दिया, लाइट जला दी और अपनी आवाज धीमी कर दी। कोत बेओ यही है। तुम कब वापस आओगे? फिर भी खुद को रोक नहीं पाई और फिर से पूछ लिया। दिनहमाट को यकीन नहीं था। वह उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने अपने शब्दों को सुखद चुना। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। ल्यूक थोई मियां ने धीरे से मुस्कुराते हुए कंप्यूटर और जैकेट को सोफे पर रख दिया, अपनी टाई उतारी और कमरे में चले गए। याद रखना, कल तक मेरी दवा खत्म हो जाएगी। दिनहमात को उम्मीद नहीं थी कि वह इसे याद रखेगा। ल्यूक थोई मियां जानता था कि इस तरह से दवा लेना बाधित नहीं होना चाहिए। उसने अपनी चमड़े की बेल्ट उतारी, बाथरूम में गया, दरवाजे के सहारे झुका और कहा, यदि आप समय पर वापस नहीं आ सकते हैं तो मैं कल आपके लिए दवा लेने जाऊंगा। परसों मैं इसे सप्ताहांत में आपके लिए लाऊंगा। दिनहमट ने तुरंत कहा, कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर को मेरी नब्ज देखने की जरूरत है। मुझे अकेले ही जाना है और मैं घर जाने वाला हूँ। वास्तव में? ल्यूक थोई मियां ने अपने होंठ सिकोड़े। वह बस उससे मिलने का बहाना ढूंढना चाहता था। हाँ, उसने अपनी चमड़े की बेल्ट निकाली और कहा, पहले फोन रख दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। ल्यूक थोई मियां, उसने उसे वापस बुलाया। उसकी आवाज नरम और कोमल थी। लू शी मियां ने उसके जारी रखने का इंतजार किया। डिंगमी कुछ सेकंड के लिए चुप रही। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत दृढ़ निश्चय किया है। फिर बोली, वापस जाने के बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो और अंत तक मेरी बात सुन सकते हो? मुझे बीच में मत रोको। लू शी मियां ने अपनी भौहें उठाईं। डिंगमी की शेल्फ पर रखे शॉवर जेल और स्किन केयर उत्पादों की बोतलों को देखा और एक पल के लिए चुप भी रही। ठीक है, फोन रखते हुए दिनहमट ने आह भरी। कोई बात नहीं। वह वापस गई और उसे साफ साफ बता दिया। उसे वह सब कुछ बता दिया जो उन 2 सालों में हुआ था। भले ही उसे बताना मुश्किल था, लेकिन अगर उसे बताना मुश्किल था तो क्या हुआ? वह ल्यूक थोई मियां है। वह अभी भी उसे पसंद करता है। वह भी उसे पसंद करती है। क्या ल्यूक थोई मियां को परवाह है? दिनहमट ने अपना सिर हिलाया। ल्यूक थोई मियां को इसकी परवाह नहीं थी। जिसे इसकी परवाह थी वह खुद थी। क्वांगाना के सभी कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तू खिएन ल्यूक थोई मियां के कमरे में चली गई, उसके सामने बैठ गई और कुर्सी पर लात मारी। ग्राहकों की जानकारी लीक करने के बारे में एक और बुरी प्रतिक्रिया है। टीवी सीरीज मीटिंग मिस्टर ट्रान प्रसारित होने वाली है। CRM वान खाच का भी प्रचार किया जा रहा है। खोंग दो अब और नहीं रोक सकते। ल्यूक थोई मियां ने ऊपर देखा। मैंने इसे देखा। तू खिएन को सिरदर्द हो रहा था। मुकदमा कब शुरू होगा? अब इंडस्ट्री में हर कोई उनका मजाक देखने के इंतजार में बैठा है।
केवल मामले की जांच और आधिकारिक बयान जारी करने से ही ग्राहकों की शंकाओं और चिंताओं का समाधान हो सकता है। अभी कुछ दिन और, अभी पर्याप्त सबूत नहीं। ल्यूक थोई मियाँ तुखियन की तरह अधीर नहीं थे। उन्होंने सिगरेट जलाई और पैकेट को फेंक दिया। तुखियन ने पैकेट लिया और सिगरेट भी निकाली। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर नीचे किया और अपनी नाक के पुल को रगड़ा। आज रात मामले की प्रगति पर चर्चा करने के लिए खांग चीन्ह को रात के खाने पर आमंत्रित करें। तू खियन ने उसकी ओर देखा। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? ल्यूक थोई मियाँ मुस्कुराए। तान डुओंग को कुछ जानकारी मिली है। चलो आज रात एक साथ इस पर चर्चा करते हैं। तू खियन बोलने ही वाला था कि फोन बज उठा। वकील खांग ने बुलाया है। फोन उठाते हुए दूसरी तरफ से खांग चीन्ह ने कहा। चीन्ह डुओंग ट्रेड ने कहा है कि उनके पास सबूत हैं जो साबित करते हैं कि सीआरएम वान खाच ने जानकारी लीक की है। क्या आप लोग अब आ सकते हैं? तू खियन ने ल्यूक थोई मियाँ की तरफ देखा। ल्यूक थोई मियाँ ने सिगरेट बुझाई, कंप्यूटर बंद किया और उठ खड़ा हुआ। तू खियन ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें लेने आएंगे। 1 घंटे बाद वे झेंगयांग ट्रेडिंग पहुंचे। झांग किक्सुआन और जू जेन इंतजार करते हुए बैठे थे। कर्मचारी भी काम करने के मूड में नहीं थे। चुपके से दरवाजे के सामने लू शिमियान और जू कियान को देख रहे थे। ल्यूक थोई मियाँ ने बिना किसी भाव के त्रुओंग खोई जुएन को देखा। कैसा है? त्रुओंग खोई जुएन ने मंद मंद मुस्कुराकर उसे कंप्यूटर के पास ले जाकर धीमी आवाज में कहा, मैं आईटी सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन मैं एक व्यापारी हूँ। मैं ग्राहकों के साथ मजाक नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर में वास्तव में एक समस्या है। यह उपभोग प्रबंधन कंप्यूटर है, आप देख सकते हैं। ल्यूक थोई मियाँ ने ध्यान से नहीं देखा और जोर से हंस पड़े। पिछली बार जब हम आए थे तो आप लोगों ने हमें देखने से परहेज किया था। डेटा को गलत साबित करना बहुत आसान है। अगर कोंग डू ने झांग किक्सुआन को डेटा दिखाने की हिम्मत की तो निश्चित रूप से यह नकली डेटा पहले से ही पूरा हो चुका था। तू कियान ने अपने बगल की कुर्सी खींची, कंप्यूटर निकाला और उसे चालू किया। उसने लू शिमियन को देखा और उसे बैठने का इशारा किया। लू शिमियन कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसके हाथ कीबोर्ड पर उड़ते हुए टाइप कर रहे थे। स्क्रीन से रोशनी उसके सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी एक पलक वाली आंखों से एक ठंडी आभा निकल रही थी। लू शिमियन के लापरवाह और नियंत्रण में दिखने से जू जेन को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। जू निंग उसके पीछे खड़ी थी, चुपचाप लू शिमियन को देख रही थी। लू शिमियन का कंप्यूटर झेंगयांग ट्रेडिंग के काम के कंप्यूटर से जुड़ा था। पिछली बार उसने अपनी कंपनी के नेटवर्क में एक ट्रोजन हॉर्स स्थापित किया था। ट्रोजन हॉर्स, अंग्रेजी में ट्रोजन हॉर्स, का नाम बाद में एक प्रकार के दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए रखा गया था, जिसमें कंप्यूटर वायरस के समान ही विनाशकारी कार्य था या इसमें स्पाईवेयर शामिल था जो नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर को दूर से नियंत्रित करने की अनुमति देता था। स्रोत विकी कुछ कहने ही वाला था। टू खियन ने देखा कि उसका फोन लगातार बज रहा है, तो उसने कहा, मुझे बताओ। ल्यूक थोई मियाँ ने अधीरता से अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर 2 शब्द दीने मत देखे। उनके चेहरे पर तुरंत नरमी आ गई। वह खड़ा हुआ और टिएट चान और उसके पिता के पास से चला गया। उसकी आवाज धीमी और चुंबकीय थी। क्या हुआ? टिएट निन्हा हमेशा ल्यूक थोई मियाँ पर ध्यान दे रही थी। जब उसने उसके फोन स्क्रीन पर 2 शब्द साफ देखे तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें ल्यूक थोई मियाँ के फिगर पर टिकी थीं। उसकी गहरी और कोमल आवाज सुनकर टिएट निन्ह ने अपना मुंह खोला। दिन्ह मत। फिर से ल्यूक थोई मियाँ के साथ थी। इतने सालों के बाद लू शी मियाँ को कोई परवाह नहीं थी। टिएट निन्ह ने अपना सिर नीचे किया और अपने जूतों को घूरने लगी। उसके कान सुनने के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रही थी।
उस साल सीढ़ियों से गिरने के कारण उसके मस्तिष्क में चोट लग गई थी, जिससे उसके दाहिने कान की सुनने की क्षमता काफी कम हो गई थी। दिनह मट अपना सामान पैक कर रही थी। वह आज रात वापस आ सकती थी, खुश और घबराई हुई दोनों। वह सूटकेस पर बैठी और संकोच से पूछती हुई, क्या तुम्हें आज रात ओवरटाइम करना है? वह शायद आज रात 9 बजे तक घर आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मैं आज रात आपको स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास समय है। आज रात वकील के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। ल्यूक थोई मियाँ दरवाजे के पास गए, सिगरेट का पैकेट टटोला, सिगरेट निकालना चाहा। क्या हुआ? दिनह मट मुस्कुराया। कुछ नहीं, मैंने बस पूछा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, लाइटर नहीं मिला, इसलिए उसने हार मान ली और हंसते हुए बोला, डिंग मी, क्या तुम जल्दी वापस आ रही हो? उम्मा, कल। सच बताऊं तो मैं संभवतः आज रात 9 बजे तक घर आ जाऊंगा। लेकिन आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बस से घर जाऊंगा। दिनह मत को पता था कि वह व्यस्त है। काम पूरा होने के बाद वापस आना। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया। ठीक है, जब आप घर पहुँचें तो बिल्ली को खाना खिलाना याद रखें। दिनह मत ने सहमति जताई कि यदि वह क्वेट बियो को खाना नहीं भी खिलाता तो भी उसे भूख नहीं लगती। वह जानता था कि खाना कहाँ है और अक्सर वह छिपकर खा लेता था। पहले उन्हें चिंता थी कि फैटी गुई बहुत ज्यादा खाएगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे खाना नहीं खिलाया। वह हमेशा चुपके से बाहर निकल सकता था और खुद खा सकता था, इसलिए उसे भूख से मरने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। फोन रखने के बाद लू शी मियाँ अंदर चला गया। उसे घेरने वाले लोगों के एक समूह ने उसे देखा और अपने आप ही एक रास्ता बना लिया। झांग किक्सुआन और जू जेन के हाव भाव बदल गए, क्योंकि जू कियान ने कहा, आपका यह डेटा बाद में जोड़ा गया था। यह 16 नवंबर से लीक नहीं हुआ था जैसा कि आपने कहा था। आप इसे कैसे समझाते हैं? लू शी मियाँ अब और शांत नहीं बैठे। उन्होंने झांग क्यूचुआन की ओर ठंडी निगाह से देखा। झांग क्यूचुआन समझा नहीं सका, क्योंकि उसे ये बातें समझ में नहीं आईं। ये ऑपरेशन उसने नहीं किए। वह कुछ पल के लिए अवाक रह गया। लू शी मियाँ ने अपना धैर्य खो दिया। अगर तुम स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकते तो पुलिस को बुलाओ। तू कियान ने फोन बंद किया और खड़ा हो गया। उसने झांग किक्सुआन और जू जेन को देखा जो चुप थे। लू शिमियन ने अपने सहायक की ओर देखा, जो समझ गया और जल्दी से पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर बाद किन यांग अपने आदमियों को लेकर आया। यह कमोबेश एक निजी मामला था, क्योंकि लू शिमियन ने उसे 1 घंटे पहले ही बता दिया था। किन यांग ने अपना लापरवाह रवैया त्याग दिया और अपनी पुलिस वर्दी पहन ली। बहुत ही आकर्षक लग रहा था। वह बस झांग किक्सुआन को थोड़ा डराना चाहता था। उम्मीद करता था कि वह डर जाएगा और खुद ही यह बात स्वीकार कर लेगा। आपने कहा कि आप आईटी नहीं समझते हैं और आपको प्रोग्राम कोड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आपके कंप्यूटर में यह नकली डेटा प्रोग्राम कहाँ से आया? तू खिएन ने कहा। हालांकि इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया गया था, फिर भी हमने इसे ढूंढ निकाला। मुझे लगा कि झांग किक्सुआन चुप रहेगा, लेकिन मैंने उसे कम आंका। झांग किक्सुआन गुस्से में था। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि इसे किसने डाला है? क्या होगा यदि यह आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग है? ल्यूक थोई मियाँ इतने गुस्से में थे कि वे जोर से हंस पड़े। तू खिएन को भी उम्मीद नहीं थी कि त्रुओंग खोई जुएन इतने बेशर्म होंगे। सबूत इतने साफ थे और फिर भी उन्होंने बहस की। फिर तो कहने को और कुछ नहीं है। ल्यूक थोई मियाँ ने फोन उठाया, तान डांग के कंधे को थपथपाया और चला गया। तू खिएन ने खांग चीन्ह की ओर देखा। खांग चीन्ह खांसते हुए बोला, अगर ऐसा है तो चलो कोर्ट में मिलते हैं।
शरद ऋतु लगभग समाप्त हो चुकी थी और आकाश बहुत जल्दी अंधेरा हो रहा था। जब कुछ लोग झेंगयांग व्यापार से बाहर निकले तो रात पहले ही गिर चुकी थी। जू कियान को हल्का सिरदर्द हो रहा था। यह पहले से ही 7 बजे का समय है, लानत है। झांग किक्सुआन वास्तव में जिद्दी है। टैन डांग अभी भी बाहर नहीं आया है, हमें उसका इंतजार करना होगा। कुछ लोग दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़े थे। तू खियन ने कहा, वकील खांग, चलो आज रात साथ में खाना खाते हैं और केस पर चर्चा करते हैं। खांग चीन्ह मुस्कुराए, ठीक है, कोई समस्या नहीं। ल्यूक थोई मियाँ ने कार खोलने के लिए चाबी दबाई, लाइटर पाया। चिन डोंग का काम से छुट्टी का समय बीत चुका था, लेकिन बॉस और जनरल मैनेजर के चेहरे काले थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। ट्रुओंग खोई जुएन ने सभी को घूरते हुए देखा, गुस्से में, तुम क्या देख रहे हो? सभी लोग काम से छुट्टी ले लो। सबने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और चले गए। क्या हम वाकई यह काम जारी रख सकते हैं? मुकदमा, क्या कंपनी में कोई समस्या है? क्या आपको कोई दूसरी कंपनी ढूंढनी है? टिएट निन्ह ने टिएट चान को देखा, फिर दरवाजे से बाहर देखा, अपना बैग और चाबियां उठाईं और आगे बढ़ गईं। जब वह दरवाजे पर पहुंची, तो उसने पाया कि ल्यूक थोई मियाँ और बाकी लोग अभी तक नहीं गए थे। उसने कार के सहारे झुककर धूम्रपान करने वाले आदमी की ओर देखा। उसकी कार ल्यूक थोई मियाँ की कार के बगल में खड़ी थी। टिएट निन्ह ने अपने होंठ सिकोड़े, सिर नीचे किया और चली गई। जब वह खांग चीन्ह के पास से गुजरी, तो वह रुकी और उसकी तरफ देखा। खांग चीन्ह को नहीं पता था कि यह लड़की उसे क्यों घूर रही थी। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने उस साल 2 मुकदमे जीते थे, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा और स्कूल से निकाल दिया गया, इसलिए वह उससे नाराज थी? नफरत तो नफरत, कांग झेंग अपने नाम की तरह है। वह अपने मामलों को बहुत सावधानी से चुनता है। वह बिल्कुल भी अन्यायपूर्ण मामलों को स्वीकार नहीं करता है, जैसे कि उस साल डिंगमी और जू निंग का मामला। उसकी नज़र में डिंगमी पूरी तरह से पीड़ित है। जू निंग का दिल बहुत बुरा है। लू शी मियाँ ने धूम्रपान समाप्त किया, सिगरेट का बट फेंक दिया, उसे बुझाने के लिए अपने पैर का इस्तेमाल किया। फिर जू कियान और कांग झेंग की ओर देखा, मैं अब और नहीं खाने जा रहा हूँ। सभी लोग जाए। जू कियान को वकील कांग के साथ भविष्य पर चर्चा करने दे। तू खियन दंग रह गया। यह नौकरी फिर से उसे दे दी गई। अगर तुम नहीं खाओगे तो कहाँ जाओगे? लगता है दिनहमत किसी व्यापारिक यात्रा पर गए हैं। आप अकेले वापस क्यों आ रहे हैं? ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर नहीं घुमाया, पलटा और कार का दरवाजा खोला। दीनहमत को उठाओ। तू खियन ने अपनी भौहें उठाईं, तो दीनहमत वापस आ गया है। खांग चीन्ह ने ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा, तो क्या उसने उस छोटी लड़की दीनहमत से सुलह कर ली है? ऐसा लगता है कि टू डिच के पास अब कोई मौका नहीं है। टिएट निन्ह बस वहां से गुजरी और यह वाक्य सुनकर तुरंत ही रुक गई। बिना हिले डुले ल्यूक थोई मियाँ की कार के पीछे खड़ी हो गई। ल्यूक थोई मियाँ ने चाबी डाली, रियरव्यू मिरर पर नजर डाली और उस पर भौहें सिकोड़ी। उसने कार स्टार्ट की, थोड़ी देर इंतजार किया। वह अभी भी स्थिर खड़ी थी। लू शी मियाँ ने अधीरता से हॉर्न बजाया। जू निंग ने अपने होश में आते हुए जल्दी से एक कदम पीछे हट गई। लू शी मियाँ ने भावनाहीनता से स्टीयरिंग व्हील घुमाया, कार को पार्किंग से बाहर निकाल दिया। कार जू निंग के पास से गुजरी। जू निंग ने उस ठंडे और सुंदर गाल को घूरते हुए देखा। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे सुई चुभ रही हो। इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद भी डिंगमी इतनी अच्छी तरह से कैसे रह सकती है? डिंगमी एक आवाज अभिनेत्री थी, उद्योग में प्रसिद्ध थी, यहाँ तक कि टीवी पर भी दिखाई देती थी। नेटिजन सभी ने उसे मशहूर हस्तियों की तुलना में सुंदर बताया। उसकी आवाज अच्छी थी।
ऐसा लगता था कि उन चीजों ने उसके जीवन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। वह अभी भी पहले की तरह शानदार तरीके से जी रही थी। उसके बारे में क्या? पिछले कुछ सालों में उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी रही है। उसे हर काम में दूसरों का चेहरा देखना पड़ता है, इस डर से कि कहीं उसकी गपशप न हो जाए। यदि टिएट चान न होती तो शायद उसे उचित नौकरी नहीं मिल पाती। टिएट चान ने उसे एक अच्छे साथी से मिलवाया, लेकिन दूसरे पक्ष ने कॉलेज की डिग्री न होने के लिए उसकी आलोचना की, और इससे भी अधिक इसलिए कि उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड था, और यह भी चिंतित था कि उसका दाहिना कान अच्छी तरह से नहीं सुन सकता। पिछली बार जब वह शहर में घूमते हुए दीनमत और दो मिनवी से मिली थी, तो ऐसा लगा कि हर कोई अभी भी उसी स्थान पर दीनमत का इंतजार कर रहा था, और यहाँ तक कि ल्यूक थोई मियाँ जैसा एक उत्कृष्ट व्यक्ति भी इंतजार करने को तैयार था। क्या वह जानता है कि दिनमत ने उसे चोट पहुंचाई थी? क्या वह जानता है कि दिनमत जेल में था? उसे यकीन नहीं हुआ कि लू शी मियाँ ने ध्यान नहीं दिया। कार का दरवाजा जू निंग की आंखों के सामने से गुजर गया। जब वह लू शी मियाँ को देखने ही वाली थी, तो वह अचानक दौड़ी और रास्ता रोक दिया। लू शी मियाँ। ल्यूक थोई मियाँ ने अचानक ब्रेक लगाई, कार को रोक रहे व्यक्ति की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? तू खिएन और खांग चीन्ह दोनों ने गहरी सांस ली। यह व्यक्ति मरना चाहता है, लेकिन किसी और के पहिए के सामने मत दौड़ो। कार ठीक टिएट निन्ह के सामने रुकी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना सिर उठाकर ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा। क्या आप दीन मैट के अतीत के बारे में जानते हैं? लू शी मियाँ ने सिर्फ उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा। यह देखकर कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जू निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लग रहा था कि लू शी मियाँ को कुछ भी पता नहीं था। वह जानती थी कि डिंगमी इतनी ईमानदार नहीं हो सकती। इतना मुश्किल मामला डिंगमी लू शी मियाँ को कैसे बता सकती है? हालांकि डिंगमी ने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के लिए यह सुनना आसान नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि लू शी मियाँ का परिवार इसे स्वीकार कर सकता है। जू निंग ने कांग झेंग की तरफ देखा। आप वकील कांग से पूछ सकते हैं, वह मुझसे बेहतर जानता है। खंड 2 अध्याय 67। लू शी मियाँ ने अपने होठों को एक रेखा में दबाया, अचानक दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गया। लू शी मियाँ के चेहरे पर उदासी छा गई। टिएट निन्ह ने सावधानी से एक कदम पीछे हट लिया। ल्यूक थोई मियाँ ने उसे घूरते हुए कहा, उसकी आवाज ठंडी थी, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। तू खिएन ने खांग चीन्ह की ओर देखा। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थी। खांग चीन्ह ने असहाय होकर आह भरी और अपना सिर हिलाया। टिएट निन्ह ने अपना सिर उठाकर ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा। कुछ पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि बोलना कहाँ से शुरू करे। दूसरों के सामने तो वह दीन मठ की खुलेआम निंदा कर सकती थी, लेकिन ल्यूक थोई मियाँ की ठंडी आंखों के सामने खड़ी होकर वह एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। टिएट निन्ह ने अपने होंठ काटे और चुप रही। वह अचानक मुड़ी और भाग गई। लू शी मियाँ की कार को पार करते हुए अपनी कार के आगे निकल गई। लू शी मियाँ ने स्वाभाविक रूप से उसे नहीं रोका। टिएट निन्ह ने अपने होठों को कसकर एक दूसरे से चिपकाते हुए, रोना चाहती हुई, गाड़ी चलाकर चली गई। किस पर आधारित? उसे अपनी गलती की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, जेल जाना पड़ा, स्कूल छोड़ना पड़ा, परिणाम भुगतने पड़े, आदि। लेकिन अंत में केवल दीन मैट ने ही इस पर विजय प्राप्त की। देर से शरद ऋतु की ठंड ने उसे घेर लिया। ल्यूक थोई मियाँ आसमान में स्थिर खड़ा था। ठंडी हवा का हर झोंका उसके दिल में घुस रहे संदेह को दूर नहीं कर सका। तू खियन उसके पास गया और उसके कंधे को थपथपाया। ल्यूक थोई मियाँ ने खान चीन्ह की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी थी,
वकील खांग, क्या आपने 6 साल पहले दीन मैट को मुकदमा करने में मदद की थी? खांग चीन एक क्षण के लिए झिझके, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। हाँ। ल्यूक थोई मियाँ ने गहरी सांस ली। कितने मामले? खांग चीन ने कुछ नहीं कहा। यह मामला संबंधित व्यक्ति की निजता से जुड़ा था। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। उस समय तान डोंग बाहर आया। उसने खुशी से तू खियन के कंधे पर हाथ रखा। मैं भूख से मर रहा हूँ। कृपया पहले खाओ और फिर बात करो। तू खियन ने अपना हाथ झटक दिया और तभी तान डांग को अजीब माहौल का एहसास हुआ। ल्यूक थोई मियाँ ने खांग चीनह की ओर देखा। उसकी आवाज भारी थी। डिंगमी मेरी गर्लफ्रेंड है। उसके और मेरे बीच एक बार कुछ गलतफहमियां हुई थी, शायद उन मुकदमों की वजह से। वकील खांग, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे बताएं। कंग झेंग ने उसकी आंखों में छिपे दर्द को देखा, आह भरी और सिर हिलाया। समूह ने पास में एक रेस्तरां ढूंढा और खाने के बाद जू कियान और किन यांग पहले चले गए। लू शी मिया और कंग झेंग बचे थे। कंग झेंग ने लू शी मिया को धूम्रपान करते और उसके सामने बैठते हुए देखा। उस साल उसने जो 3 मुकदमे स्वीकार किए थे, उन्हें याद करते हुए। उस साल डिंगमी तू झेंग लॉ फर्म में गई और उसका स्वागत करने वाला व्यक्ति कंग झेंग था। उस समय उसके चेहरे पर अभी भी कुछ खरोंचें थी और वह जर्जर दिख रही थी, लेकिन वह बेहद जिद्दी और मजबूत थी, कम से कम उसकी नज़र में। वह सिर्फ 20 साल की लड़की थी। अगर कोई और होता तो शायद वह उसके जितना निर्णायक नहीं होता। डिंगमी ने कंग झेंग को अपनी वसीयत बदलने की बात बताई और फिर उससे पूछा, वकील कंग, उस स्थिति में क्या आप जू निंग को उचित कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? केस को खत्म हुए करीब 2 साल हो चुके थे। पुराने सबूत ढूंढना बहुत मुश्किल था, जैसे कंप्यूटर पर निशान ढूंढना तो नामुमकिन ही था। इसलिए उसने डिंगमी से कहा, यह बहुत मुश्किल था। डिंगमी बहुत देर तक चुप रही। उसकी आंखों के नीचे उम्मीद थी। तो अगर मेरी माँ गवाही देने के लिए आगे आती है तो क्या होगा? खांग चीनह ने कहा, यदि गवाह और सबूत हैं, तो इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यह मुकदमा आसान नहीं है, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। यह मामला सचमुच कठिन है, क्योंकि लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। कंग झेंग जू जेन और जू निंग के पास गया और पाया कि जब जू निंग और डिंगमी बहस कर रहे थे, तो जू निंग सीढ़ियों से गिर गया। उसे चोट लगी और उसके दाहिने कान की सुनने की शक्ति चली गई। जू जेन को वकील का पत्र मिला और वह तुरंत क्रोधित हो गया। उसने कंग झेंग को उसके सामने डांटा। उसने जू निंग को इस तरह से नुकसान पहुंचाया और फिर भी मुकदमा करने की हिम्मत है। ठीक है, हम उस पर भी मुकदमा करेंगे। तभी कंग झेंग को पता चला कि डिंगमी और जू निंग के बीच झगड़ा हुआ था। जू जेन ने एक वकील को भी नियुक्त किया, जिसका उपनाम चेन था। वकील चेन ने जू निंग और जू जेन का प्रतिनिधित्व किया और डिंगमी और कंग झेंग के पास गए, ताकि अदालत के बाहर समझौता हो सके, और साथ ही डिंगमी को 1 मिलियन का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा। वास्तव में यह दोनों पक्षों के लिए सबसे अच्छा परिणाम था, क्योंकि डिंगमी यह भी साबित नहीं कर सकी कि उसने जानबूझकर जू निंग को चोट नहीं पहुंचाई। दोनों के बीच संघर्ष के दौरान जू निंग गिर गई। चाहे जो भी हो, वह आंशिक रूप से जिम्मेदार थी। इसके अलावा, बिना सबूत के अगर दूसरा पक्ष जोर देता है, तो दीन मैट के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध से बचना बहुत मुश्किल होगा। दीन मैट ने वकील ट्रान को देखा और ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। मैंने कहा, मुझे उसके पैसे की जरूरत नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, भले ही आप मुझे 1 अरब दे दे, फिर भी यह मेरे द्वारा झेली गई चोटों की भरपाई नहीं कर सकता। कॉलेज प्रवेश परीक्षा का क्या मतलब है? मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी परीक्षा की तैयारी की है और उसमें खुद को समर्पित किया है,
वह यह बात जानता है। चाहे जो भी हो, दीनमत ने समझौता करने से इनकार कर दिया और वकील ट्रान असहाय था। जब वह जाने वाला था तो उसने खांग चीन्ह की ओर देखा। खान चीन्ह ने दीनमत की ओर देखा। वास्तव में वकील ट्रान सही कह रहे हैं। सुलह ही अभी के लिए सबसे अच्छा उपाय है। इससे दोनों पक्षों को ठेस नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा जू निंग ने 2 साल पहले उस घटना को अंजाम दिया था। इस तरह का मामला बहुत दुर्लभ है। अगर दोषी ठहराया जाता है तो उसे आपसे कम सजा मिल सकती है। क्या आपको लगता है कि यह इसके लायक है? दिनमत ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि क्या योग्य है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैं इसे जाने नहीं दे सकती। अगर मैं टिएट निन्ह को सही कीमत नहीं चुकाने पर मजबूर कर दूंगा तो यह कांटा जीवन भर मेरे दिल में रहेगा। कांग झेंग ने आह भरी। यह लड़की बहुत जिद्दी है। वह दूसरे पक्ष को अधीन करने के बजाय जेल जाना पसंद करेगी। डिंगमी ने जू निंग पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया था, इसलिए कांग झेंग ने स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी कोशिश की। आखिरकार वह जू निंग के बेशर्म व्यवहार से नफरत करता था। शर्त झो किंग की गवाही थी। जब कांग झेंग और डिंगमी झो किंग को खोजने आए तो जू जेन भी वहां थी। झो किंग ने संकोच किया और कोई जवाब नहीं दिया, बस जू जेन की अभिव्यक्ति को देखा। डिंगमी ने परिणाम का अनुमान लगा लिया था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दुखी दिख रही थी। माँ, अगर आप भी मेरी मदद नहीं करेंगी तो कोई और मेरी मदद नहीं कर पाएगा। झो किंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भी लाल थीं, लेकिन उसने फिर भी उसे मनाने की कोशिश की। क्या हम मुकदमा नहीं कर सकते? इतना ही। माँ ने सुना है कि अगर तुम मुकदमा करोगे तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। खुद को ऐसी असुविधाजनक स्थिति में क्यों घसीटना? लेकिन दूसरे लोग नहीं समझते। डिंगमी सिर्फ निष्पक्ष परिणाम चाहती है। वह इस तरह समझौता नहीं करना चाहती। टिएट चान ने चू थान को धमकाया। चू थान, तुम्हें ध्यान से सोचना होगा। तुम्हारे पति और बेटा दोनों इस तरफ हैं। क्या तुम वाकई डिंगमी की तरफ खड़े होकर मेरे पिता और बेटे का सामना करना चाहते हो? क्या यह इस लायक है? पूर्व पति की बेटी के कारण आप अपने वर्तमान खुशहाल परिवार को नष्ट कर देते हैं। आपको सावधानी से सोचना चाहिए। यदि आप वास्तव में दीनमत के लिए गवाही देना चाहते हैं तो हमारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। तलाक। टियो बान, मेरे पीछे आओ। चू थान, जो हमेशा टिएट चान पर निर्भर रहती थी, उसकी बातों से झिझकती थी। एक तरफ वह अपनी बेटी को अकेले नहीं देख सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ वह बहुत उलझन में भी थी। उसे डर था कि टिएट चान वास्तव में उसे तलाक दे देगा और टिएट टियो बान को ले जाएगा। तब वह क्या करेगी? चू थान झिझकती रही। दिनमत ने डरपोक होकर उससे कई बार विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह लगभग हताश हो चुकी थी। अंत में उसने खांग चीन्ह से पूछा, अगर चू थान और टिएट चान तलाक के लिए अदालत जाते हैं तो क्या वह बच्चे की कस्टडी जीत पाएगी? यह भी एक कठिन समस्या है, क्योंकि चू थान के पास कोई वित्तीय संसाधन नहीं है। वह अपने बच्चे की हिरासत के लिए लड़ने के लिए क्या उपयोग करती है? डिंगमी ने विनती की, लेकिन जू जेन में समस्याएं हैं। उसके व्यक्तित्व और उसकी शिक्षा दोनों में समस्याएं हैं। आप जू निंग को देखकर ही बता सकते हैं। जू निंग इतना क्रूर काम कर सकती है। जू जेन तो उसका बचाव भी करती है। कांग झेंग ने आह भरी। मुझे पता है, हम इस बिंदु तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बिना किसी वास्तविक आय के यह वास्तव में मुश्किल है। आम तौर पर इस प्रकार के मुकदमों में जिसके पास पैसा होता है उसके जीतने की संभावना अधिक होती है। दीनमत ने चू थान को इस बारे में बताया। चू थान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर खांग चीन्ह की ओर देखा। खांग चीन्ह ने कहा,
मुकदमा जीतने की 50% संभावना है। वह रुका, दुबली पतली और मजबूत डिंगमी को देखा और वास्तव में यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने झो किंग को डांटा, तुम छोटी लड़की की माँ हो। अगर तुमने शुरुआत में जू जेन की मदद जू निंग को बचाने में नहीं की होती तो क्या बात इस हद तक बढ़ जाती। अब दीनमत अकेले मुकदमा करने जा रही है, क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते? दीनमत की आंखें लाल हो गईं और उसने उसकी ओर नीचे देखा। चू थान दर्द से रो पड़ा, लेकिन फिर भी वह तुरंत कोई निर्णय नहीं ले सका। दीनमत ने खंग चीन्ह को देखते हुए उदास होकर मुस्कुराया, भूल जाओ वकील खंग, मैं टिएट चान और टिएट ट्यू बान जितना महत्वपूर्ण नहीं हूँ। उसके लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। मुझे स्कूल जाकर पूछने दो कि क्या कोई और रास्ता है। हर कदम मुश्किल था। दीनमात का हर कदम मुश्किलों से भरा था। नाथ ट्रुंग्यांग चाओ ने भी जवाब देने में देरी की। यह स्कूल के लिए अच्छी बात नहीं थी। अगर यह बात फैलती तो स्कूल पर बहुत बुरा असर पड़ता और कांड हो जाता। वैसे भी यह बहुत पहले ही बीत चुका था। अगर आप इसे छिपा सकते हैं तो छिपाए। उस समय 12वीं कक्षा ने अभी अभी 100 दिवसीय शपथ सभा पास की थी। अगर यह बात फैलती और छात्रों को पता चलती तो कमोबेश उन पर इसका असर पड़ता। पहले तो स्कूल ने आगे आने से मना कर दिया क्योंकि एक पूर्व छात्र को लगभग 2 साल पहले स्नातक किया गया था। डिंगमी के होमरूम शिक्षक को स्कूल के सहमत होने से पहले लंबे समय तक भीख मांगनी पड़ी। अंत में सभी मामलों की निजी तौर पर जांच करने का अनुरोध किया गया। इसमें शामिल लोगों को छोड़कर किसी को भी नहीं पता था। पहला मुकदमा कॉलेज प्रवेश परीक्षा का था। जीतने की अधिक संभावना के लिए डिंगमी आखिरी बार झो किंग से गुहार लगाने गई। डिंगमी ने झो किंग को कैसे सलाह दी, यह कांग झेंग को नहीं पता था, लेकिन झो किंग के गवाह के रूप में जीतने की संभावना वास्तव में बहुत अधिक थी। वह मुकदमा जू निंग हार गई और उसे 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उस दिन उसके बुरे व्यवहार के कारण जिस विश्वविद्यालय में वह पढ़ रही थी, उसने उसे अपने शैक्षणिक परिणाम आरक्षित करने की अनुमति नहीं दी। दूसरा मुकदमा जानबूझकर चोट पहुंचाने का था। मुकदमा शुरू होने से पहले डिंगमी कांग झेंग को खोजने गई। खांग चीन्ह ने उसके लिए इसका गहन विश्लेषण किया। दीनमत ने उसे समझा और फुसफुसाया, तुम्हारा मतलब यह है कि तीनों मामलों में से यह वह मामला है जिसके बारे में तुम्हें सबसे ज्यादा अनिश्चितता है। खांग चीन्ह ने आह भरते हुए कहा। दीनमत बहुत देर तक चुप रहा। उसने अपना सिर नीचे करके कप में पानी को देखा। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। तो अगर मैं मुकदमा हार गया तो मुझे कितने साल की सजा होगी? कम से कम 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। खांग चीन्ह इसे सहन नहीं कर सका। मैं तुम्हारे साथ स्कूल वापस जाऊंगा और तुम्हारे शैक्षणिक परिणाम को बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। दीनमत ने अपने होंठ काटे और बहुत देर तक चुप रही। धन्यवाद वकील खांग। खांग चिन्ह और दीनमत 2 बार उसके स्कूल लौटे, छुट्टी मांगी और एच यूनिवर्सिटी से बातचीत की। अगर दीनमत को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने शैक्षणिक परिणाम सुरक्षित रख सकती है। सौभाग्य से बातचीत सफल रही। दीनमत आरक्षित था। अंतिम मुकदमा जू जेन और झो किंग के बीच तलाक और हिरासत की लड़ाई थी। कांग झेंग ने यह कहकर अपना बचाव किया कि जू जेन की शिक्षा पद्धति असंतोषजनक थी। जू निंग का उदाहरण देते हुए कहा कि जू जेन जू जियाओबिन को पालने और शिक्षित करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। क्योंकि उन्होंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा का मुकदमा जीत लिया था, इसलिए यह मुकदमा भी आसानी से चला गया। अंत में जू जेन हार गया। जू जियाओबिन को झो किंग को सौंप दिया गया।
और जू जेन को मासिक बाल सहायता भेजनी पड़ी। यह पहली बार था जब कांग झेंग ने एक परिवार में लगातार 3 मुकदमों को संभाला था, और डिंगमी की जिद और ताकत ने उस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। सिगरेट का गाढ़ा धुआं उसके दिल में समा गया। 2 या 3 घंटों में लू शी मियां ने सिगरेट का आधा पैकेट पी लिया था, और उसके हाथ जले हुए फिल्टर बट से भरे हुए थे। उसकी आवाज कर्कश थी। तुमने कहा था। जिस दिन डिंगमी ने पूछा कि तुम्हें कितने साल की सजा होगी, क्या वह 7 अप्रैल था? टिएट चान को सही तारीख याद नहीं थी। उसने एक पल सोचा, फिर कहा, मुझे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अप्रैल है। मुझे विशेष रूप से याद नहीं है। उस दिन डिंगमी ने लंबे समय तक बाथरूम जाने का बहाना बनाया। जब वह वापस आई तो उसकी आंखें सूजी हुई और लाल थी। जब से डिंगमी ने मुकदमा करना जारी रखा, मैंने उसे कभी इतना रोते नहीं देखा। लू शी मियां ने अपने हाथों को जकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गईं। एक शब्द भी नहीं बोली। यह उस दिन की बात होगी जिस दिन डिंगमी ने उसे अलविदा कहा था। लू शी मियां को बस अपनी आंखें बंद करने की जरूरत थी ताकि वह बाथरूम के एक छोटे से कोने में छिपी हुई उसे अलविदा कह सके, फिर अकेले रो सके। उस समय वह कितनी हताश थी। बस उसे छोड़ दिया। क्या बेवकूफ है। कांग झेंग ने देखा, लू शी मियां की आंखें लाल थी। यकीन नहीं हो रहा था कि वह रो रहा था या नहीं। वह स्तब्ध था। काफी देर बाद लू शी मियां ने आखिरी सिगरेट खत्म की। फोन स्क्रीन चमकती देखी। उसने वैक्सीन खोला। डिंगमी, तुम कब वापस आओगे? इतनी देर हो गई। डिंगमी 9 बजे घर पहुंची। 10 बजे अपने बाल धोने और सामान पैक करने का काम पूरा किया। वह फैटी गुई के साथ आधे घंटे तक खेली। लू शी मियां अभी भी वापस नहीं आए थे। वह बिस्तर पर लेटी रही, ऊपर वीबो पर स्क्रॉल करती रही। थोड़ी देर तक गेम खेलती रही। घड़ी की तरफ देखा, लगभग 11 बज रहे थे। वह अभी भी वापस नहीं आया था। पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद डिंगमी थक गई थी और उसे नींद आ रही थी। 11 बजे डिंगमी खुद को उसे मैसेज करने से रोक नहीं पाई। लू शी मियां ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और उसे जवाब दिया, मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। लू शी मियां खड़ी हुईं और कांग झेंग की तरफ देखा। वकील कांग, मुझे यह सब बताने के लिए धन्यवाद, और डिंगमी की पूरे दिल से मदद करने के लिए धन्यवाद। अगली बार डिंगमी और मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करना चाहेंगे। कांग झेंग को अलविदा कहते हुए लू शी मियां घर चले गए। डिंगमी बिस्तर पर लेटी हुई थी, ऊँघ रही थी। लू शी मियां का इंतजार करते हुए खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। लिविंग रूम में सिर्फ एक फ्लोर लैंप जल रहा था। गर्म रोशनी पूरे कमरे को ढक रही थी। फैटी गुई सोफे पर लिपटी हुई गहरी नींद में सो रही थी। लू शी मियां ने दरवाजा खोला और ऐसा नजारा देखा, उसका दिल अचानक जलने लगा। उसने अपना चेहरा रगड़ा, गहरी सांस ली। डिंगमी ने शोर सुना और जल्दी से उठकर कालीन पर पैर रखा और कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे के सामने खड़ी होकर उसे देखती रही, मुस्कुराती रही। तुम वापस आ गए, लू शी मियां। एक लंबा व्यक्ति लिविंग रूम के बीच में खड़ा था, उसे गौर से देख रहा था। उसका सुंदर चेहरा सफेद था, उसके छोटे बाल मुलायम थे और उसके गालों पर डिंपल अभी भी पहले की तरह मीठे थे। लेकिन जब तक वह उन चीजों के बारे में सोचता, उन कठिनाइयों के बारे में सोचता जो उसने झेली थी, उसका दिल कस जाता, दर्द असहनीय हो जाता। डिंगमी ने उसे जवाब देते नहीं देखा। वह थोड़ा घबरा गई और आगे बढ़ी। तुम? क्या हुआ? ल्यूक थोई मियां ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज कर्कश थी। डिंग जियाओमी, यहाँ आओ और मुझे थोड़ी देर के लिए गले लगाने दो।
डिंगमी स्तब्ध थी, उसे संदेह से देख रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास चली गई। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे सिगरेट की तेज गंध महसूस हुई। तुरंत उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। खंड 2 अध्याय 68। लू शी मियां नीचे झुके और उसे बहुत देर तक गले लगाए रखा, मानो वह उसे अपने शरीर में पिघलाना चाहता हो। डिंगमी दंग रह गई और उसने उसे कसकर गले लगाने दिया। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि क्यों। उसने महसूस किया कि यह मजबूत आलिंगन जिसने सांस लेना मुश्किल कर दिया था, बहुत आश्वस्त करने वाला था। एक ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, बिल्कुल पहले जैसी। वह आश्वस्त और चिंतित दोनों थी, और उसने धीरे से पूछा, लू शी मियां, तुम्हें क्या हुआ है? उसके शरीर पर सिगरेट की गंध वास्तव में बहुत तेज थी, लेकिन उसे इससे नफरत नहीं थी। उसे अच्छा लग रहा था। लू शी मियां ने जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर उसकी गर्दन में दबा लिया, उसके शरीर पर ताज़ी खुशबू को जोर से सांस लेते हुए। उसके दिल में वह लड़की अब भी वैसी ही है, दुबली पतली और कोमल। लेकिन इतने छोटे शरीर ने इतना दर्द सहा था जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था, ऐसी जगह पर जिसे वह देख नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आलिंगन को और कड़ा कर लिया। उसने उसकी गोरी गर्दन को धीरे से चूमा। डिंगमी शर्मा गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसे दूर धकेल दिया। उसे अभी भी उससे कुछ कहना था। लू शी मियां ने उसके कानों, उसके गालों को चूमा, उसके होठों को सहलाया, उसके होठों को काटा और चूसा और दबाया। डिंगमी ने भौहें सिकोड़ी। आखिर में उसने कितनी सिगरेटें पी थीं? आम तौर पर समय समय पर सिगरेट की गंध आती थी, लेकिन वह बहुत सावधान था। अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन वह केवल थोड़ी असहज थी। पलक झपकते ही उसने उसे तब तक चूमा जब तक उसका दिमाग चकरा नहीं गया। सिगरेट की गंध भी उसके दांतों और होठों के बीच से गायब हो गई। डिंगमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, अचानक होश में आई और उसे दूर धकेल दिया। लू शी मियां ने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसकी आंखें रात की तरह काली थी। डिंगमी ने अपनी कमर के चारों ओर शर्ट पकड़ ली, फुसफुसाते हुए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लू शी मियां ने अनुमान लगाया कि वह क्या कहना चाहती थी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, अपनी आंखें नीचे कर ली और उसकी ओर नहीं देखा। अब तक वह अभी भी उस दर्दनाक एहसास को पचा नहीं पाया था, या शायद वह अपनी बाकी की जिंदगी में उस एहसास को भूल नहीं पाया था। कुछ बातें ऐसी थी जो अगर वह कहती तो शायद आसान हो जाती। चाहे जो भी हो, वह वास्तव में नहीं चाहता था कि वह फिर से उनका जिक्र करे, पहले से ही ठीक हो चुके घाव पर वार करे। वह नीचे झुका और उसे उठा लिया। डिंगमी आश्चर्य से चिल्लाई, जल्दी से उसकी गर्दन को कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह जिद करती रही, क्या तुम पहले खत्म कर सकते हो और फिर जारी रख सकते हो? ल्यूक थोई मियां ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, उसे दबाते हुए। दीना मैट का दिल जोर से धड़क रहा था, यह सोचकर कि इस बार उसे यह सब सच में करना होगा। आखिरकार उसने पिछले दिनों बहुत समय तक सहन किया था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अचानक बगल में टकरा गया। वह कंबल में घुस गया, उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया और उसके सिर के ऊपर से उसे देखा। ऐसी आंखों के साथ दिल का दर्द, आत्म सुधार, सज्जनता। उसने अपना सिर नीचे कर दिया, उसे गहराई से चूमना। उसे दोष देने के लिए दिल होने के बाद केवल फुसफुसाते हुए, आपने मुझे इस तरह की एक महत्वपूर्ण बात के बारे में क्यों नहीं बताया और इसे मुझसे छिपाना चाहते थे? डिंग एमआई, आपको मुझ पर बहुत भरोसा नहीं है। तुम
उसे निश्चित रूप से इस तरह से पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। डिंग जियाओमी, क्या तुम चाहते हो कि मैं दिल के दर्द से मर जाऊं? डिंगमी ने धीरे धीरे अपने होश में आते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। उसे बस लगा कि वे दोनों उस समय बहुत दूर थे और वह बहुत बढ़िया था। वह भ्रमित थी और आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। क्या ऐसा कुछ और है जो तुमने मुझे नहीं बताया है? बुई दीच, मेरे और उसके बीच वास्तव में कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, इस बिंदु पर अब और संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डिंगमी ने उसे अजीब तरह से देखा। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही वह सब कुछ जानता था जो वह कहना चाहती थी। लू शी मियाँ ने अपनी आवाज कम की और पूछा, आखिरकार आपकी माँ आपके लिए गवाही देने के लिए क्यों सहमत हुई? डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया, मैंने बहुत देर तक रोया और उससे भीख मांगी। वह बहुत देर तक चुप रहा। डिंगमी ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? लू शी मियाँ ने आह भरी। उसे कुछ वाक्यों में डांटना चाहती थी, लेकिन जब वह उसकी स्पष्ट काली आंखों से मिली तो वह एक भी शब्द नहीं बोल सकी। वह खड़ा हुआ और उसके बालों को सहलाया। दंडित होने के लिए तैयार रहो। वह मुड़ा और बाथरूम की ओर चला गया, चलते चलते अपने कपड़े उतार दिए। डिंगमी ने उसकी पीठ को देखा, स्तब्ध और चकित, जब तक कि बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं हुआ और पानी की आवाज नहीं आई। वह अपने होश में वापस आ गई। उसने कहा कि सजा वह नहीं हो सकती जो वह सोच रही थी, है न? उसके गाल धीरे धीरे लाल हो गए और डिंगमी का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। 10 मिनट बाद लू शी मियाँ एक सफेद बाथरोब में बाहर आईं। केवल एक साफ और ठंडा शरीर छोड़कर, वह खुशबू जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी, जिससे पहले सबसे ज्यादा परिचित थी। लू शी मियाँ ने अपने बाल पोंछे, उसे देखने के लिए अपनी आंखें नीची की। डिंगमी ने कंबल को गले लगाया और बिस्तर पर बैठ गई। अपना सिर उठाकर उसे देखने लगी। उसका शर्मीला रूप उम्मीद और डर दोनों से भरा था। लू शी मियाँ रुक गए, थोड़ा खुश हुए, लेकिन जब भी उन्होंने आज रात जो कुछ सुना उसके बारे में सोचा, तो उनके अंदर की सारी भावनाएं मिश्रित, जटिल और अवर्णनीय हो गईं। उसने अपना सिर झुकाया और तौलिया फेंक दिया, लटकती हुई लाइट बंद कर दी, बिस्तर के सामने सिर्फ नारंगी रंग का टेबल लैंप छोड़ दिया, कंबल उठाया और उसे गले लगा लिया। दीना मैट अभी भी अचंभित थी जब उसने पलटकर उसे अपने नीचे दबा लिया। उसके होंठों को सील कर दिया गया था। छाती को चूसा जाने लगा। उसके कपड़े आधे से दूर थे। उसका दिमाग भ्रम की स्थिति में था। मुझे बताओ। याद आती है, सब कुछ याद आती है, उसके बारे में सब कुछ याद आती है। उसकी कोमल और सुंदर छाती अभी भी पहले जैसी ही थी। डिंगमी ने धीरे से सांस ली। उसके पैर अलग हो गए, जिससे वह अंदर आ गया। कुछ ही देर बाद उसका शरीर नंगा हो गया। उसने पूरी तरह से फोरप्ले किया, उसे चरम सीमा तक छेड़ा, जिससे उसका सारा प्रतिरोध खत्म हो गया। वह पानी में पिघल गई। काफी देर बाद वह उठा, दराज खोला और एक डिब्बा निकाला। डिंगमी ने जल्दी से उसके निचले शरीर पर नजर डाली, एक गहरी सांस ली और चुपचाप पीछे हट गई। वह तुरंत उसके द्वारा फिर से कैद हो गई। मजबूत और भारी पुरुष शरीर ने उसे फिर से ढक लिया। तुमने इसे कब खरीदा? कंडोम। पिछली बार जब वह गई थी, तब भी वह नहीं आई थी। उसने उसके होठों को सहलाया, उसके शरीर पर झुका और धीरे से रगड़ा। 2 दिन पहले, जब मैं सिगरेट खरीद रहा था, तो मैंने कुछ सिगरेटें खरीदीं। दिनहमट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ा कांपते हुए फुसफुसाया, ल्यूक थोई मियाँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है।
पिछले कुछ सालों में उसे ऐसा करते हुए बहुत समय हो गया था। वह एहसास सिर्फ उसके सपनों में ही दिखाई देता था। जब वह जागती थी तो उसकी पिंडलियां नरम होती थी। इससे पहले कि यह शुरू भी हो, उसके पैर पहले से ही कमजोर थे। वह सच में थोड़ी डरी हुई थी। उसने सोचा कि वह कुछ अच्छा कहेगा। अंत में उसने अगले ही पल धक्का दे दिया। डिंगमी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसके नीचे दुबक कर रो पड़ी। उसने उसके कान में कर्कश स्वर में कहा, तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि तुम इतने लंबे समय से शाकाहारी रही हो। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। सजा तो सजा ही थी। जब यह खत्म हुआ तो डिंगमी को लगा कि उसके पास सिर्फ आधी जिंदगी बची है। वह सांस के लिए तड़प रही थी। लू शी मिया ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया, अपना सिर नीचे किया और उसके चेहरे पर चुंबन दिए। डिंग जियाओमी, अब से तुम सिर्फ मेरे साथ रो सकती हो। खंड 2 अध्याय 69। सुबह सुबह खिड़की को पर्दे के साथ बंद कर दिया गया था। कमरा मंद और स्वप्निल था। गधा, मैं सोना चाहता हूँ, लू शी मिया ने धीरे से चकित कर दिया। उसे थोड़ी देर के लिए गले लगाया, उसके सिर को देखने के लिए। वह सो गया था कि वह अपने होठों के कोने में चिपक गई। अब यह सोफे पर सो रहा था। दर्जनों से लू शी मियान अपने पेट को छूने के लिए चला गया और जोर से हंसी। छोटी सूखी मछली कीनू खुशी से कालीन पर इधर उधर लुढ़क रहा था। खाने के बाद भी उसे और चाहिए था। ल्यूक थोई मियाँ के पैरों के चारों ओर लुढ़क रहा था। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर 2 और सूखी मछलियां ली, उसके साथ खेलते हुए। काश डिंग जियाओमी को उठाना इतना आसान होता। फैटी गुई को भगाने के बाद लू शी मियाँ सोफे पर झुक गए, सिगरेट जलाई और किन यांग को बुलाया, जल्दी से मेरी जांच करने में मदद करें कि क्या जू जेन झेंग यांग ट्रेडिंग और कोंग डू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच के मामले में शामिल है। किन यांग अभी अभी घर से निकले थे, पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर रहे थे। क्या यह इतना जरूरी है? लू शी मियाँ ने व्यंग्य किया। बहुत जरूरी है। कल किन यांग और जू कियान पहले वापस आए और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सुना, लेकिन वे थोड़ा अनुमान लगा सकते थे। इन पिछले कुछ वर्षों में डिंग एमआई का जीवन आसान नहीं है और यह उसके सौतेले पिता और उसके पूर्व सौतेले भाई से संबंधित है। कंबल की खोज करने के लिए डू मिंगवे ने कहा। एमआई ने अपना गला साफ किया और कहा, हंसना बंद करो। घर पर तू खियन ने उसे कहानी सुनाई। उसे विशिष्ट स्थिति का पता नहीं था। एकमात्र व्यक्ति जो जानता था वह था ल्यूक थोई मिया। डू मिनवी ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस कारण से दिनमात ने उस वर्ष उनसे धीरे धीरे संपर्क तोड़ दिया था, वह था। डू मिनवी ने तुरंत लाल आंखों से दिनमात को पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तू खियन ने उसे रोते हुए देखा और थोड़ी देर के लिए उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन डू मिनवी और भी जोर से रोने लगी। कभी कभी उसने देखा कि डू मिनवी बहुत मजबूत और जिद्दी हो गई थी, लेकिन कई बार उसने देखा कि वास्तव में डू मिनवी बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वह अभी भी हाई स्कूल के दिनों वाली डू मिनवी थी। दीना मत ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि डू मिनवी क्या कहना चाहती थी। डू मिनवी अभी भी वैसी ही थी जैसी पहले हुआ करती थी। डिंगमी मुस्कुराई। ठीक है, चलो आज रात साथ में खाना खाते हैं। कभी कभी उसे बहुत बदकिस्मत महसूस होता था, लेकिन कभी कभी वह बहुत भाग्यशाली महसूस करती थी। पिछली रात की तरह, आज की तरह, उसके पास लू शी मिया और डू मिंग वेई थे। उसके पास सालों से जो प्यार था वह अभी भी बरकरार था, कुछ भी उसकी जगह नहीं ले सकता था। डिंगमी बिस्तर से उठी। नीचे उतरते ही उसके पैर लंगड़े हो गए। वह खुद को बाथरूम में घसीटती हुई गई और बहुत देर तक भीगती रही। फिर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही
लू शी मियाँ दरवाजे से टिकी हुई उसे देख रही थी। डिंग मी शर्मा गई। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? लू शी मियाँ ने धीरे से ठहाका लगाया, उसके पास गई और उसके बालों को सहलाया। क्या तुम्हें भूख लगी है? डिंग मी ने सिर हिलाया। भूख लगी है, भूख और थकान दोनों। अब उसे आखिरकार पता चल गया था कि एक आदमी के लिए कई सालों तक शाकाहारी रहना कितना भयानक था। लू शी मियाँ अतीत में उतनी ही क्रूर नहीं थी जितनी कि अब वह वास्तव में उसे कुचल दिया। ठीक है, मजाक में, क्या यह भूखा है? फैटी गुई यहीं रहती है। लू शी मियाँ ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें हाल ही में कोई काम है? डिंग मी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे जल्दी ही किसी बिजनेस ट्रिप पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जो काम पहले लिया था वह सब जियांगजू में था। उसने सिर हिलाया, उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे। दोपहर में डिंग मी को डॉक्टर के पास जाना था। लू शी मियाँ उसे वहां ले गया। वह अस्पताल की बेंच पर झुक गया और इंतजार करने लगा। डॉक्टर का कोट पहने झांग लुन जल्दी से वहां से गुजरा। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और लू शिमियन की ओर देखने लगा, आश्चर्यचकित होकर। भाई मियाँ, तुम यहाँ क्यों हो? लू शिमियन ने अपना पैर वापस खींच लिया, डिंग मी को यहाँ लाने के लिए। ओह! झांग लुन को याद आया कि डिंग मी यहाँ चीनी दवा लेने आई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है ना? अगर आप अपने शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तो आप जन्म दे सकते हैं। ल्यूक थोई मियाँ ने भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं बोला। किसने कहा कि अपने शरीर की देखभाल करने का मतलब जन्म देना है? अभी वह एक बच्चा नहीं चाहता था। 30 दवा पाने के लिए। लू शी मियो ने अपने होठों को शुद्ध किया, कुछ और नहीं कहा, उसका हाथ पकड़ लिया और अस्पताल छोड़ दिया। कार में वह अचानक झुक गया और उसे चूमा। ऊपर उसकी पलकें फड़क उठीं, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे चूमने दिया। उसकी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं। उसने अपना सिर उठाया और उसे वापस चूमा। लंबे समय के बाद उसने उसके होठों को छोड़ दिया। उसकी आवाज संयमित थी। उन 2 सालों की वजह से तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं है। दीन मैट इतने लंबे समय से उसके साथ थी। वह स्वाभाविक रूप से उसके शरीर की स्थिति को समझता था। यह पहले इतना गंभीर नहीं था जितना अब है। ल्यूक थोई मियाँ को अंदर की स्थिति का पता था। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, सिर्फ यह सोचकर कि दीन मैट को 2 साल तक उस जगह पर रहना पड़ा। उसका दिल शब्दों से परे दर्द से भर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डिंग मी दंग रह गया, यह सोचकर कि कल कहानी का अंत हो गया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना सोचेगा। वे 2 साल, वे वास्तव में आसान नहीं थे। उसने अपने होंठ काटे, उसकी आंखों में देखा और ईमानदारी से कहा, हाँ, लेकिन अब यह बहुत बेहतर है। चिंता मत करो। लू शी मियाँ ने अपने बालों को बिखेरा, कुर्सी पर पीछे झुक गई, एक गहरी सांस ली, फिर कार की खिड़की नीचे की, ठंडी हवा को अंदर आने दिया। वह दूर हो गया, अपने होठों को पूरा किया, इंजन शुरू किया और डिंग एमाई ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया, फुसफुसाते हुए, लू शी मियांग, मैं ठीक हूँ। ओकिन और किन यांग को लात मारी गई। इस बारे में सोचे कि आपने पहले डिंग एमाई का इलाज किया था, आपको बाद में उससे माफी मांगनी होगी। हृदयहीन। तू कियान ने अपना सिर नीचे कर दिया और अपनी नाक को छुआ, सूखते हुए हंसते हुए। ठीक है, मेरी बात सुनो, मुझे क्षमा करें। डू मिंग वेई ने उसे देखा, मुस्कुराते हुए। अच्छा। तू खियन ने उसके कंधे को गले लगाया, उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे किया। डू मिंग वेई ने उसे दूर धकेल दिया। टैन यांग ने अपना सिर हिलाया, बस मेरे साथ हवा की तरह व्यवहार करो। निजी कमरे का दरवाजा खोला गया। लू शी मियाँ और डिंग मी अंदर चले गए।
डू मिंग वेई मुस्कुराए और उसके बगल में जगह थपथपाई। डिंग जियाओमी, यहाँ बैठो। डिंग मी उसके बगल में बैठ गई। लू शी मियाँ स्पष्ट रूप से उसके दाहिने हाथ की तरफ बैठे थे। किन यांग ने सम्मानपूर्वक डिंग एमआई के सामने मेनू प्रस्तुत किया। डिंग एमआई, आप चुनते हैं व्यंजन, और किन यांग को किन यांग ने मेनू को सौंप दिया और कहा कि डिंग एमआई, मुझे खेद है कि आपके प्रति मेरा रवैया अच्छा नहीं था। किन यांग के पीछे निकटता से पीछा किया और उससे माफी भी मांगी, जिससे डिंग एमआई बेहद शर्मिंदा हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं? डू मिंग वेई ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उनके पास बुरे मुंह हैं, इसके लिए क्षमा करें। हाँ, डिंग मी मुश्किल स्थिति में थी और उसे तुरंत पता चल गया कि यह डू मिंग वेई का विचार था। पिछली सभा में किन यांग की वजह से हर कोई कमोबेश असहज था और डिंग मी ने अपने नुकसान के बारे में कुछ नहीं कहा। इस बार सब कुछ स्पष्ट था और उसे आखिरकार हाई स्कूल की भावना मिल गई। डिंग मी के लिए वे चीजें अच्छी यादें नहीं थी, इसलिए सभी ने चुपचाप उनका जिक्र न करने पर सहमति जताई। खाने के बाद डिंग मी और डू मिंग वेई बाथरूम में चले गए। डिंग मी दरवाजे के बाहर डू मिंग वेई का इंतजार कर रही थी और अचानक उसने किसी को उसे बुलाते हुए सुना। डिंग मी ने अपना सिर घुमाया और जियांग के डू को चलते हुए देखा। जियांग के डू उसके सामने चला गया और हल्के से मुस्कुराया। क्या संयोग है? डिंग मी मुस्कुराई। क्या संयोग है? जियांग के डू ने कहा, मैं अपने माता पिता और अंकल लू के साथ यहाँ खाना खाने जा रहा हूँ। खंड 2 अध्याय 70। डिंग मी को नहीं पता था कि जियांग के डू ने ऐसा क्यों कहा। उस समय डू मिंग वेई बाहर आया। डू मिंग वेई ने जियांग के डू को देखा और हल्के से मुस्कुराया। जियांग के डू, क्या तुम भी यहाँ खाना खा रहे हो? खोंग खा डू ने दो मिन्हवी की ओर देखा। दीनह मत ने दो मिन्हवी के गले में हाथ डाला और खोंग खा डू की ओर देखा। चलो पहले चलते हैं। दो मिन्हवी ने सिर हिलाया और चलते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या ल्यूक थोई मियाँ ने अभी तक भुगतान कर दिया है। उसके पीछे जियांग के डू की अभिव्यक्ति बदल गई। डिंग मी ने डू मिंग वेई को देखा, थोड़ा खुश। डू मिंग वेई ने अपनी भौहें उठाईं। तुम किस बात पर हंस रहे थे? जियांग के डू को वहां दिखावा करने दो। अब उस ग्रेजुएशन रियूनियन के बारे में सोचते हुए जब जियांग के डू ने डिंग मी को यह पूछने के लिए मजबूर किया कि वह लू शी मियाँ से कब अलग होगी, तो डू मिंग वेई नाराज हो गई। निजी कमरे में लौटते हुए डू मिंग वेई ने लू शी मियाँ को देखा। तुम्हारे पिता यहाँ जियांग के डू के माता पिता के साथ डिनर कर रहे हैं। क्या यह किसी महत्वपूर्ण जीवन घटना पर चर्चा करने के लिए नहीं है? डीन मैट ने चुपके से उसकी कमर पर चुटकी काटी। दो मिन्हवी को कोई दर्द या खुजली महसूस नहीं हुई। उसने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। ल्यूक थोई मियाँ ने उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा भावहीन था। इसका मुझसे क्या लेना देना है? दो मिन्हवी, अच्छा, यह उत्तर बहुत बढ़िया है। ल्यूक थोई मियाँ को वास्तव में यह प्रासंगिक नहीं लगा। ल्यूक हाउ का खोंग परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध उनका व्यवसाय था। जहां तक जियांग के डू की बात है, तो उसे कभी भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लू शी मियाँ ने वेटर को पैसे देने के लिए बुलाया, अपना कार्ड स्वाइप किया और स्टाफ ने उसे साइन करने के लिए कहा। उसने इत्मीनान से उसे डिंग मी के सामने सरका दिया। इस पर साइन कर दो। डिंग मी ने अपने होंठ खोले और मुस्कुराई, उसकी ओर देखा, और जब उसे पेन मिला तो एक पल के लिए रुक गई। इससे पहले जब वे साथ में खाने के लिए बाहर जाते थे, तो वह हमेशा कार्ड स्वाइप करता था और वह हस्ताक्षर करती थी। डिंग मी ने गंभीरता से उसका नाम लिखा। उसने 3 शब्द लू शी मियाँ बहुत सफाई से लिखे। लू शी मियाँ ने उसकी ओर देखा और उसके सिर पर थपथपाया। डू मिंग वेई ने यह देखकर मुस्कुराई। यह बहुत बढ़िया था, सब कुछ पहले जैसा ही था।
कुछ लोग एक साथ निजी कमरे से बाहर निकले और दालान में लू हाओ और जियांग के डू के परिवार से मिले। लू हाओ के बगल में एक सुंदर और शालीन महिला थी जो अधिकतम 35 साल की थी। लू शी मिया ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर ठंडक थी। पिताजी, दिनमत ने स्पष्ट स्वर में कहा। चाचा। ल्यूक हाओ ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया। फिर ल्यूक थोई मिया की ओर देखा और डांटा। तुम यहाँ खाना खाने आए थे लेकिन अंकल खोंग को नमस्ते भी नहीं कहा। ल्यूक थोई मिया ने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ हर किसी को नहीं जानता। बुनियादी शिष्टाचार अभी भी बनाए रखने की जरूरत थी। उसने जियांग दंपति का अभिवादन करने के लिए सिर हिलाया और उनका अभिवादन करने के लिए कहा। इसके विपरीत जियांग की मां ने डिंगमी को उत्सुकता से देखा, सोचा और अचानक बोली, यह लड़की पिछली बार टीवी पर थी, है न? आवाज अभिनेता हु शो में उस दिन के बाद से जब भी डिंगमी बाहर जाती थी, लोग कभी कभी उसे पहचान लेते थे। डिंगमी को इसकी आदत थी, लेकिन जियांग के डू की मां ने भी उसे पहचान लिया, जिससे डिंगमी काफी शर्मिंदा हो गई। लू शी मिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। हाँ, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। श्रीमती जियांग शर्मिंदा थी। जियांग के डू ने अपने होठों को दबाया, अपनी आस्तीन खींची। जियांग के डू की मां ने कहा, ओह। हर कोई हैरान था, विशेष रूप से जियांग के डू के माता पिता। लू हाओ ने लू शी मिया को एक अंधेरे चेहरे के साथ देखा। लू शी मिया ने न देखने का नाटक किया। डिंगमी को गले लगाया। हम पहले जाएंगे। उनके पास से गुजरते हुए उसके होठों के कोने पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। टू खियन ने भी 2 मिनहवी को उठा लिया। तान डांग ने अपने हाथ जेब में डाले, लापरवाही से पीछे पीछे चल रहा था। उसके पीछे खोंग खाडू की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। खोंग की मां ने ल्यूक हाओ को देखते हुए आह भरी। ऐसा लगता है कि हमारे 2 परिवारों का एक साथ रहना किस्मत में नहीं है। एमियन को वह लड़की बहुत पसंद है। ल्यूक हाओ ने शिकायत की। तुम्हारी तो सचमुच आंखें ही नहीं हैं। वह लड़की हमारी खाडू जितनी अच्छी कैसे हो सकती है? जियांग के डू बहुत परेशान थी। उसकी छाती जकड़ी हुई थी। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। अगर उसने पहले थोड़ी उम्मीद रखी होती, तो आज लू शी मिया को डिंगमी की इस तरह सुरक्षा करते देख वह पूरी तरह से हार गई होती। लू शी मिया डिंगमी को रेस्तरां से बाहर ले गए। डिंगमी ने अपना सिर उठाकर उनकी ओर देखा। लू शी मिया, अभी अभी वह खूबसूरत महिला कौन थी? क्या वह आपकी सौतेली माँ नहीं है? ल्यूक थोई मिया ने उसकी ओर देखा। मेरे पिता की प्रेमिका, दिनमत। ओह, आपके पिताजी की प्रेमिका जवान और सुंदर है। टैन डोंग हंसा। नहीं, ऐसा लगता है कि वह ए मिया से केवल 5 साल बड़ी है और भाई ल्यूक से 2 साल छोटी है। अगर ल्यूक हाओ उस महिला से शादी करता है, तो वह ल्यूक थोई मिया और ल्यूक थोई फोंग की सौतेली माँ बन जाएगा। लेकिन बाकी वाक्य कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। लू शी मिया ने उसे ठंडी निगाह से देखा। किन यांग ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया, अपनी हंसी को रोक लिया। डिंगमी जानती थी कि लू हाओ शायद ही कभी लू शी मिया और लू शी फेंग के साथ रहता है। भले ही वह वास्तव में उस महिला से शादी कर ले, लेकिन इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों ने पार्किंग में एक दूसरे को अलविदा कहा। डिंगमी ने अभी अभी अपनी सीट बेल्ट बांधना समाप्त किया था जब उसका फोन बज उठा। उसने देखने के लिए अपना फोन निकाला। यह झो किंग का फोन था। लू शी मिया ने उस पर नजर डाली। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना चेहरा घुमाया और कार शुरू कर दी। डिंगमी ने फोन का जवाब दिया। माँ। चू थान मुस्कुराया। तियो मठ, अगर इन 2 दिनों में तुम्हारे पास खाली समय हो तो यहाँ खाना खाने आ जाओ। माँ तुम्हारे लिए कुछ पकौड़ियाँ लपेट देंगी। तुम आकर उन्हें घर ले जा सकते हो।
दिनमत ने ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा और धीरे से उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं है। चू थान ने रुककर आह भरी। पिछले कुछ दिनों से टियो बान लगातार पूछ रहा था कि उसने मुझे इतने लंबे समय से क्यों नहीं देखा है। टियो मैट, चिंता मत करो, टिए चान इन दिनों बहुत व्यस्त है, वह यहाँ नहीं आएगा। फोन छीन लिया गया और जू जियाओबिन ने जोर से पुकारा, बहन जियाओमी, यहाँ आओ, नहीं तो माँ और मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ सकते हैं। दिनमत को उम्मीद नहीं थी कि टियो बान वहाँ होगा। वह चू थान को मना कर सकती थी, लेकिन वह लड़के को मना नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने कहा, तुम दोनों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। अगले सप्ताहांत क्या मैं तुम्हें और माँ को बाहर खाने के लिए आमंत्रित कर सकती हूँ? टियो बान ने एक पल सोचा और सहमति जताते हुए कहा, हाँ, मैं वादा करता हूँ। दिनमत मुस्कुराया, मैं वादा करता हूँ। फोन रखते हुए उसने ल्यूक थोई मियाँ की ओर देखा। ल्यूक थोई मियाँ, क्या तुम अगले सप्ताहांत मेरे साथ आओगे? उसने सोचा, अगर वे दोनों अब साथ हैं तो उन्हें चू थान से मिलना चाहिए। ल्यूक थोई मियाँ के मन में चू थान के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। उसकी नज़र में दीनमत को जो कष्ट सहने पड़े, उसकी आधी जिम्मेदारी तो उसे ही उठानी चाहिए। वह भौचक्का होकर बोला, मिलना जरूरी है। दिनमत ने फुसफुसाते हुए कहा, उस समय जब मैंने उससे विनती की थी तो उसने कहा था कि यदि वह और टिएट चान वास्तव में उस मामले के कारण तलाक ले लेते हैं तो वह भविष्य में भी मुझे और टिएट बान को अपने पास रखेगी। चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न हो, मैं उसके साथ भोजन करने से भी इनकार नहीं कर सकती और मैं अपने प्रेमी को एक बार भी उससे मिलने नहीं ला सकती। ल्यूक थोई मियाँ ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट किया, उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। दिनमत मुस्कुराया, हाँ, चलो तय करते हैं। सोमवार की सुबह क्वांग गान्हे ने एक बैठक की। खांग चीन भी उसमें शामिल हुए। ल्यूक थोई मियाँ कुर्सी पर बैठे, पहले से ब्लॉक किए गए डेटा को बाहर निकाला और धीमी आवाज में कहा, उस कंप्यूटर में पहले एक मिनी प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया होगा जिससे डेटा लीक हो गया और बाद में मेरे द्वारा सेट किए गए ट्रोजन हॉर्स द्वारा ब्लॉक कर दिया गया। CRM वान खात स्वचालित रूप से हर घंटे डेटा संग्रहित करता है, बस मिनी प्रोग्राम स्थापित करने से पहले सहेजे गए डेटा को खोजने की जरूरत है ताकि यह साबित हो सके कि हमारे CRM में कोई रिसाव की समस्या नहीं है। तू खिएन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन डेटा का वह हिस्सा नष्ट हो गया, केवल नया गढ़ा गया डेटा ही बचा। ल्यूक थोई मियाँ मंद मंद मुस्कुराए, हटाए गए डेटा को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। उसने ढेर सारा डेटा खोला। तो खिएन आश्चर्यचकित हुआ और तुरंत अपनी भौहें उठाकर उसकी ओर देखने लगा। ठीक है, इस डेटा से यह साबित हो सकता है कि पिछला डेटा लीक वान खाच की समस्या नहीं थी, लेकिन आखिर में क्या खोंग डो ने मिनी प्रोग्राम इंस्टॉल किया था? अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। ल्यूक थोई मियाँ ने माउस नीचे रखा और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। यह मामला बहुत मुश्किल था। इसके पीछे हेरफेर करने वाले हाथ को खोजने के लिए अभी भी कोई सबूत नहीं था, भले ही वे माओ डे चिन्ह डोंग से निपट सकें। यह निश्चित नहीं था कि कोई अन्य कंपनी अचानक उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए सामने नहीं आएगी। तू खिएन ने डांटा, भाड़ में जाओ। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर नीचे किया और अपनी भौहें रगड़ी, लेकिन वह जल्दी में नहीं थे। इसे हमारे लिए एक अनुस्मारक माने कि CRM वान खाच को और बेहतर बनाया जा सकता है। तकनीकी टीम बाद में एक बैठक के लिए रुकेगी। उन्होंने खांग चीन्ह की ओर देखा। वकील खांग, इस मामले की सुनवाई कब शुरू हो सकती है? खांग चीन्ह ने कहा, अगले सप्ताह तक मैं प्रयास करूंगा। ल्यूक थोई मियाँ ने सिर हिलाया, धन्यवाद। खांग चीन्ह मुस्कुराए, मुझे यही करना चाहिए। झेंग यांग ट्रेड की घटना के कारण CRM वान के ने काफी ग्राहक खो दिए थे, लेकिन लू शी मियाँ बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखे।
उन्होंने बस तकनीकी टीम से कहा कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा करें और जल्द से जल्द संस्करण 2.0 जारी करें और दिसंबर के अंत तक इसे जारी करें। टीवी सीरीज मीटिंग मिस्टर चेन जनवरी के अंत में प्रसारित होगी और CRM1 के विज्ञापनों को भी देश भर में प्रचारित किया जाएगा। उस रात वे दोनों सोफे पर बैठे थे। डिंगमी ने जब इस बारे में सुना तो उसने उससे बहुत गंभीरता से पूछा, तो क्या विज्ञापन की स्क्रिप्ट बदलने की जरूरत है? वह क्वांग आने के लिए आवाज देना जारी रख सकती है। ल्यूक थोई मिया ने उसके बालों को सहलाया और हंसते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, अपनी आवाज रखो। डिनहमट ने कुछ सोचा, अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। ल्यूक थोई मिया, क्या आप मुझे एक विज्ञापन डब करने के लिए ढूंढ रहे हैं? उसकी आंखें आशा से चमक उठीं, यह सोचकर कि यह पुनर्मिलन का एक अवसर था जिसे उसने जानबूझकर व्यवस्थित किया था। ल्यूक थोई मिया उसके भ्रम को तोड़ने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था, लेकिन उसने फिर भी कहा, नहीं, वह विज्ञापन के प्रभारी नहीं है। शायद यह संयोग है, लेकिन वह इस संयोग के लिए बहुत आभारी है। वास्तव में निराश, डिनहमट ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसका पैर धीरे से फैटी क्वी के गोल मटोल पेट को रगड़ रहा था। वास्तव में निराश नहीं हूँ, बस ठीक लग रहा है, थोड़ा सा। ल्यूक थोई मिया ने झुककर उसके सिर के ऊपर चूमा। लेकिन मैं भुगतान करूंगा। डिनहमट दंग रह गई, तुरंत उसकी ओर मुड़ी, मीठी मुस्कान के साथ बोली, मैंने तुमसे कहा था, तब मुझे इतना अधिक वेतन नहीं मिलता था। वह सोफे पर घुटनों के बल बैठी, उसकी गर्दन को गले लगाया और उसके होठों को चूमा। तुरंत उसने मेहमान को मेजबान में बदल दिया, उसे सोफे पर दबा दिया और उसे तब तक चूमा जब तक कि उसका दम घुटने न लगा। उसके मुंह में पारंपरिक चीनी दवा का हल्का सा स्वाद था और लू शी मिया ने इसे और भी हल्का कर दिया। डिंगमी के कपड़े आधे उतार दिए गए थे और उसने उसे अस्पष्ट रूप से याद दिलाया, लू शी मिया, यह एक सोफा है। लू शी मिया ने खुद को सहारा दिया और उसकी ओर देखा, सोफा कैसा रहेगा? मोटा मंदारिन अभी भी यहाँ है। हालांकि वह सिर्फ एक बिल्ली थी, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि वह उसे देखे। बहुत शर्मनाक। ल्यूक थोई मिया ने अपना सिर झुकाया और सोफे पर बड़ी ऊर्जा के साथ मुड़ी हुई मोटी बिल्ली की ओर देखा और ठंडी मुस्कान दी। डिनहमट शर्मा गई और अपने कपड़े ठीक किए। इसके अलावा यहाँ थोड़ी ठंड है। पलक झपकते ही दिसंबर आ गया। मौसम और भी ठंडा होता जा रहा था। घर में फ्लोर हीटिंग सिस्टम था, लेकिन डिंगमी को लगा कि यह बिजली की बर्बादी है। उसने इसे तब तक चालू नहीं किया जब तक बहुत ठंड नहीं हो गई, और इसे तभी चालू किया जब वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। लू शी मिया उसे उठाने के लिए नीचे झुकी और बेडरूम की ओर चली गई। अगली बार फ्लोर हीटिंग सिस्टम चालू करना। डिनहमट, यह बिजली की बर्बादी है। ल्यूक थोई मिया ने अपना सिर नीचे करके उसकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप कितना पैसा बचा सकती हैं, डिंगमी? ठीक है, मैं अगली बार पैसे नहीं बचाऊंगी। फैटी गुई ने झुककर उसका पीछा करना चाहा। किसी ने उसे बाहर निकाल दिया और उसके सामने दरवाजा बंद कर दिया। पिछले कार्यक्रम के बाद डिंगमी को 2 अन्य कार्यक्रमों से निमंत्रण मिले। उम्मीद है कि वह एक बार उनके कार्यक्रम में भाग ले सकती है, और प्रेस साक्षात्कार भी थे और इसी तरह। हालांकि प्रस्तावित पारिश्रमिक काफी अधिक था, फिर भी डिंगमी ने मना कर दिया। उसने एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना पोर्टल चुना और साक्षात्कार स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। समय अगला सोमवार था। जैसे ही उसने फोन रखा, फोन फिर से बज उठा। यह बुई डिच था जिससे उसने लंबे समय से संपर्क नहीं किया था। डिंगमी ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए फोन का जवाब दिया। वरिष्ठ, बुई डिच ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप मुझे बुलाने का तरीका बदल सकते हैं? डिनहमट,
मिस्टर बुई, बुई दीच उसके साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी थी। ठीक है, यह आप पर निर्भर है। आपने सिटी सी टीवी स्टेशन के कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार क्यों किया? कोई कारण नहीं, मैं तो इसमें भाग लेना ही नहीं चाहता। क्या आप जानते हैं कि उस शो में कौन है? ली ट्रुंग गोन, हाथिन्हा। दोनों ही बेहतरीन वॉइस ओवर मास्टर हैं। डिंगमी हमेशा से उनकी प्रशंसा करती रही है। डिंगमी ने सुना, तुमने मेरी सिफारिश की। बुई दीच ठंडी हंसी हंस पड़ी। क्या तुमने मना नहीं किया? क्यों पूछते हो? दिना मट मुस्कुराया। धन्यवाद। बुई डिच ने कहा, भूल जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। मैं कुछ दिनों में गियांग चाओ जाऊंगी। चलो साथ में खाना खाते हैं। दिना मट ने एक क्षण सोचा और कहा, ल्यूक थोई मियाँ, और मैंने आपको रात्रि भोज पर आमंत्रित किया है। बुई दीच। वह इतनी गुस्से में थी कि उसने फोन काट दिया। दिनमत ने अपनी आंखें फोन पर गड़ा दी। अपने होंठ काट रही थी। उस रात उसने पकौड़ी की खाल और भरने के लिए सामग्री खरीदी और काफी सामान पैक किया। उन्हें बाद में फ्रिज में रखने की योजना बनाई। जब दरवाजे की घंटी बजी तो दिनमत ने सोचा कि ल्यूक थोई मियाँ चाबी लाना भूल गई है, इसलिए वह जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। ल्यूक थोई फोंग दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसने उसे एप्रन पहने देखा। वह दंग रह गया, फिर तुरंत अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया। तुम पीछे हट गई। दिनमट ने शर्माते हुए सिर हिलाया। हाँ। ल्यूक थोई फोंग ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। वापस जाना अच्छा है, मैं क्वेट बेओ को लेने आऊंगा। दिनमत ने थोड़ा उदास होकर ओह की आवाज निकाली। उसे घर में फैटी क्वेट के होने का एहसास बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखें उसके शरीर का पीछा कर रही थी। उसने उसे सोफे की ओर जाते और क्वेट बियो को उठाते हुए देखा। उसने भौहें सिकोड़ी। क्या आप पकौड़े बना रहे हैं? ल्यूक थोई फोंग ने देखा कि पकौड़े पहले से ही लपेटे हुए थे और खाने की मेज पर रखे हुए थे। हाँ, क्या तुम खाना चाहोगे? दिनमत ने अपने हाथ रगड़े और उसकी ओर देखा। ठीक है, तो तुम अपने पकौड़े खा लो और जाओ। संयोग से तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। ल्यूक थोई फोंग ने बिल्ली को सोफे पर रख दिया और बैठ गया। दरवाजा फिर खुला और ल्यूक थोई मियाँ अंदर आ गए। ल्यूक थोई मियाँ ने सोफे पर बैठे ल्यूक थोई फोंग को देखा और कुछ नहीं कहा। दिनमट मुस्कुराया, मैं पकौड़ी पकाता हूँ, तुम दोनों इंतजार करो। दिनमट रसोई में भाग गया। ल्यूक थोई मियाँ ने अपना जैकेट और कंप्यूटर बैग सोफे पर रख दिया। ल्यूक थोई फोंग ने उसकी ओर देखा। वह मामला कैसे चला? कोई बात नहीं। ल्यूक थोई फोंग ने रसोई घर की ओर देखा और मुस्कुराए, यह तो बहुत तेज है। लू शी मियाँ ने हल्के से मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा। डिंगमी ने जल्दी से पकौड़े पकाए और उन्हें मेज पर ले आई। दोनों भाइयों ने खूब खाया। आधा खाने के बाद भी अभी भी काफी नहीं बचा था, इसलिए डिंगमी और पकाने चली गई। लू शी फेंग ने खाना खत्म किया और खुशी खुशी फैटी गुई को वापस भेज दिया। लू शी मियाँ ने बर्तन धोए। डिंगमी उसके पीछे मुंह में दवा की थैली लिए खड़ी थी। अपने पैर की उंगलियों से फर्श को रगड़ रही थी। ल्यूक थोई मियाँ, चलो हम भी एक बिल्ली पालते हैं। क्या आप बिल्ली पालना चाहते हैं? ल्यूक थोई मियाँ ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। दिनमैट ने उसे हाथ पोंछने के लिए तौलिया दिया और सिर हिलाया। हाँ, एक छोटी नारंगी बिल्ली को पालना, यह सबसे अच्छा है अगर उसे फैटी ऑरेंज की तरह मोटा किया जा सके। कितना प्यारा है। ल्यूक थोई मियाँ ने तौलिया निचोड़ा, अपने होठों को दबाया, अपना सिर नीचे किया और उसकी ओर देखा। क्या तुम फैटी क्वेट को उठाना चाहती हो? दिनमट ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, मुझे फैटी क्वेट पसंद है। फैटी क्वेट की हमारे साथ कई यादें हैं। उन्होंने फैटी गुई को लगभग 10 साल तक पाला था।
कुछ सालों के अलगाव को छोड़कर यह वास्तव में उनकी कई यादों, उनके पहले चुंबन और यहाँ तक कि 1 साल से भी अधिक समय तक साथ रहने में शामिल था। उसने कुछ देर तक उसे देखा, कुछ नहीं कहा और रसोई से बाहर चला गया। डिंगमी ने अपने मुंह में दवा की थैली पकड़ी, अपना सिर उसकी पीठ पर देखने के लिए झुकाया। अंत में उसे इसे उठाना चाहिए या नहीं? देर रात जब दीनहमट नहाने गया तो ल्यूक थोई मियाँ ऊपर चला गया। ल्यूक थोई फोंग हैरान हुआ। क्या बात है? ल्यूक थोई मियाँ ने सोफे पर लोटते मोटे बिल्ली को देखा, उसे उठाने के लिए उसके पास गया, पलटा और उसकी ओर देखा। बस मोटी बिल्ली को नीचे उठा दिया जाए। ल्यूक थोई फोंग को आश्चर्य हुआ। क्यों? ल्यूक थोई मियाँ ने उसकी ओर देखा। डिंग मैट को यह पसंद है। ल्यूक थोई फोंग, रुको, यह मेरी बिल्ली है। गंभीरता से, इस बिल्ली को हमेशा 2 भाइयों द्वारा पाला गया है। शायद ल्यूक थी मियाँ ने इसे लंबे समय तक पाला है। आपने इस बिल्ली को अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ पाला है ना? आपकी पूर्व प्रेमिका ने इसी वजह से आपसे झगड़ा किया था, है ना? बाद में जब तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, तो शायद तुम उसे अपने पास नहीं रख पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि मैं पहले उसे ले लूं। बिना किसी स्पष्टीकरण के ल्यूक थोई मियाँ ने बिल्ली को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। ल्यूक थोई फोंग ने अपना माथा पकड़ लिया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह बिल्ली को घर लेकर आया था और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे ले जाया गया। उसने लू शी मियाँ को वापस बुलाया। रुको। उसे अभी भी मोटी नारंगी बिल्ली की याद आ रही थी। लू शी मियाँ ने मोटी बिल्ली को कमर से पकड़ लिया, उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। बस इस बिल्ली को शादी का तोहफा समझो जो मैंने तुम्हें और डिंगमी को पहले दिया था। बोलना समाप्त करके वह बिल्ली को ले गया। धमाका। दरवाजा बंद हो गया। ल्यूक थोई फोंग लिविंग रूम के बीच में खड़ा था, अपने होंठ चाट रहा था, खाली सोफे पर नजर गड़ाए हुए था। लानत है।